नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं पन्ना कंपटीशन क्लासेस में राजेश अग्रवाल आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज अपन एक बेहतरीन वॉन वॉयेज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि भारत का इतिहास है। भारत का इतिहास जो है, आज हम जो पहली अपनी यात्रा शुरू करेंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से करेंगे और प्राचीन भारत के इतिहास के बाद मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इस तरीके से मैं आपको ले चलूंगा और फिर सारे नोट्स के पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड्स कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, पूरी जर्नी में मैं आपको इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा कोशिश ये रहती है कि एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा ऐसा रहे कि आपको पूरी चीजें समझ में आए, आपकी थॉट प्रोसेस बने चीजों को सोचने के लिए। ठीक है, और मैंने बहुत सारे सोर्सेज और बहुत सारी बुक्स से ये चीजें कई सालों के निचोड़ के बाद तैयार की हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ज्यादा किसी बुक की तरफ ना जाएं, लेक्चर्स को अच्छे से समझें और फिर नोट्स के थ्रू जाएं और फिर प्रैक्टिस करें अपनी, इस हिसाब से जा सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो आज सबसे पहला लेक्चर जो इतिहास में अपन पढ़ने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि एक पूरे इतिहास की मैं जर्नी आपको करा के लाऊं। शुरुआत तो अपने को प्राचीन भारत सब्जेक्ट से करनी है, लेकिन इतिहास, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, पूरे इतिहास की एक टाइमलाइन, एक क्विक रिव्यू, एक हॉक आई व्यू है ना, एक ग्लिम्स मैं आपको आज बता दूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए दोस्तों, बहुत कोशिश अच्छी रहेगी अपनी। बात करते हैं इतिहास की। सो दोस्तों, अपन जो इतिहास पढ़ते हैं वो बेसिकली जो अपने एमपी लेवल के, स्टेट लेवल के पीसीएस वगैरह में जो आता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से आता है, प्राचीन भारत। ठीक है, तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है एक्चुअली, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत दोस्तों कहां से शुरू होगा, तो सबसे पहले पाषाण काल। ठीक है, फिर पाषाण काल में 3 काल आ जाएंगे दोस्तों। पाषाण काल में या पत्थर का काल जो है, या प्रस्तर, पाषाण को पत्थर, प्रस्तर। इंग्लिश मीडियम में भी दोस्तों मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज। तो पाषाण काल में कौन सा है? पुरा पाषाण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, तो लगभग ये पढ़ेंगे अपन। नव पाषाण काल तक आते आते लगभग 10,000 बीसी तक अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है, पुरा पाषाण में अपन 5 लाख बीसी से शुरू होंगे दोस्तों, 5 लाख बीसी से शुरू होंगे लगभग। मैं आपको एक फुल आइडिया दे रहा हूं आज के लेक्चर में दोस्तों। तो पुरा पाषाण में 5 लाख बीसी से शुरू होंगे और पुरा पाषाण से मध्य पाषाण होते हुए नव पाषाण काल तक 10,000 बीसी के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद पाषाण काल के बाद फिर जो है ताम्र पाषाण काल और ये सारी सभ्यताएं विकसित होती चली जाएंगी, है ना। चैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाण। अब तांबा और पत्थर दोनों आ गए, तो ताम्र पाषाण सभ्यता आ गई। ठीक है, तो ताम्र पाषाण सभ्यता है ना। ठीक है, अब जो संस्कृति, सबसे पहले सभ्यता जो उदय हुई थी वो थी सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता जो मेसोपोटामिया, ईरान में दजला और फरात नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई थी, सुमेरियन सभ्यता, है ना। ये जो थी ये लगभग 7,000 बीसी के आसपास की थी दोस्तों। 7,000 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना। ईसा के जन्म को जो दोस्तों हमने माना है एक, और एक ईसा के जन्म के पहले की घटनाएं जो है वो बिफोर क्राइस्ट। ईसा को क्या बोलते हैं? क्राइस्ट, तो वो बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। और ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं क्या कहलाती हैं? एडी, एनी डोमिनी, है ना। तो बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट के जन्म के, बिफोर क्राइस्ट के जन्म के। ठीक है, तो 7,000 बीसी। और फिर अपनी चिर परिचित जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों आ जाती है अपनी जो सिंधु नदी के किनारे, सिंधु और उसकी सहायक नदी झेल, चना, रवि, सतुआ, खाए, सिंध सभी को बहा ले जाए, सिंधु घाटी से सिंधु नदी का जो है सिस्टम है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है लगभग बहुत सारे थिंकर्स के हिसाब से अलग अलग डेट है, लेकिन अपने को एक स्टैंडर्ड मान के चलना है जो कि 2500 बीसी से 1500 बीसी के पास सिंधु घाटी सभ्यता मानी गई है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा जो है ऋग्वैदिक सभ्यता, या सिर्फ वैदिक सभ्यता दोस्तों आ जाएगी। कौन सी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता 2 भागों में बटी हुई है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक।
तो ऋग वैदिक का टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों? 1500 से 1000 बीसी, और 1000 बीसी से 600 बीसी तक क्या चला जाएगा दोस्तों? अपन 5 लाख वर्ष से चले थे, 5 लाख बीसी से, और 600 बीसी तक आ गए हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 बीसी तक थी। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक कौन सी है? वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक सभ्यता जो कहलाती है वो ऋग्वैदिक सभ्यता कहलाती है 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक सभ्यता कहलाती है 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, फिर 600 बीसी से जो है वो आ जाता है सूत्रकाल। सूत्रकाल यहां पे आ जाते हैं बुद्ध और महावीर, ठीक है। और यहीं पे फिर आपका जो होता है महाजनपदों का उदय। महाजनपदों का उदय 16 महाजनपद होते हैं। जनपद तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन महाजनपद 16 होते हैं। तो महाजनपदों का उदय 16, और इन महाजनपदों में भी आपस में सारे महाजनपदों को जीतते 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 कौन आ जाता है? सबसे बड़ा महाजनपद जो उदय होता है वो 16 महाजनपदों को आपस में जीतते हुए सबसे बड़ा एक महाजनपद जो प्रकाश में आता है वो मगध, है ना। और मगध महाजनपद में जो अलग अलग राज्यों के शासनों का क्रम है वो है हशीन माशुका 7। हशीन माशुका 7। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश और सातवाहन वंश। और फिर ये मगध पे ये सातवाहन जब लास्ट में शासन करते हैं, इसके बाद जब ये केंद्रीय सत्ता टूटती है तो छोटे छोटे लोग, कई छोटे छोटे स्थानीय शासक पैदा हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र के वाकाटक, है ना, फिर आंध्र प्रदेश के इक्ष्वाकु, इस तरीके के छोटे छोटे वंश पैदा हो जाते हैं। तो मगध में किन किन वंशों ने शासन किया है? तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्णव वंश, ठीक है। और ये मगध का लगभग कहां से शुरू होता है हिसाब किताब? मगध जो पीक पे आता है लगभग 250 बीसी से मान लीजिए, है ना। इसी बीच जो है महाजनपदों के उदय में यहां पे ही अपन पढ़ेंगे 2 आक्रमण पढ़ेंगे दोस्तों, ईरानी आक्रमण दारियाहू वगैरह का, और सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर 323 में जो है बेबीलोन जाते समय उसकी मृत्यु हुई थी, तो सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। और इसी सिकंदर को कौन हराते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हरा के मगध में किस मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो लगभग मगध जो है 250-300 के आसपास से मगध 300 बीसी 250 बीसी से मगध स्टार्ट हो जाएगा। और मगध चलते चलते जब मगध का ह्रास होगा तो शुंग कर्ण आते हुए फिर जो है विदेशी शासकों का आक्रमण होगा, और विदेशी शासकों में हिष्पकु, हिंद यवन शासकों का, फिर शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। हिष्पकु कौन कौन शासक होंगे दोस्तों? हिंद यवन शासक, शक, पहलव और कुषाण। ये चारों जो हैं ये विदेशी डायनेस्टीज हैं, विदेशी वंश हैं। कुषाण वंश में आपने कुजुल कैटफिसिस पढ़ा होगा जो कि बहुत प्रभावी है, ठीक है। कनिष्क जो आप पढ़ेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विम कैटफिसिस पढ़ेंगे। तो ये कनिष्क जो है ये एक एडी के इस पार से आ जाता है, और फिर छोटे छोटे कई राजवंश आते हुए फिर इस तरफ जो है लगभग 250 के आसपास से बहुत प्रभावी रूप में 250 एडी आ जाता है दोस्तों अब। और 250 एडी के आसपास यहां पे अब केंद्रीय सत्ता कौन सी हो जाती है? गुप्त काल। गुप्त काल मंदिर निर्माण की शैली शुरू हो जाती है, मंदिर में गुंबद बनने शुरू हो जाते हैं, ये सब गुप्त काल है ना। और गुप्त काल के राजाओं का क्रम वगैरह क्या है? ओम सच, है ना, ओम सचम धचम कुशकम, है ना, इस तरीके से श्री सचम धचम कुशकम, इस तरीके से कोड बताऊंगा। पूरी जर्नी में मैं आपको कोड बताऊंगा। और गुप्त काल के बाद धीरे से आ जाता है दोस्तों अपना क्या, फिर ये चलते चलते छोटे छोटे राजवंश भी आते रहते हैं। गुप्त के बाद चौहान वंश, है ना, सॉरी गुप्त काल के बाद छोटे छोटे, जब गुप्त काल का पतन होता है 500-600 एडी के आसपास तक, तब फाइनली कौन आते हैं, है ना, 711 में किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद बिन कासिम, अरब यात्री, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। और लगभग यहीं से मध्य भारत की शुरुआत मान ली जाती है। यह था दोस्तों आपका प्राचीन भारत। इतना पढ़ना है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है आपको। 5 लाख बीसी पाषाण काल से चले थे अपन, और लगभग 500 एडी तक आ गए अपन, लगभग 500 एडी, है ना। और लगभग 711 मोहम्मद बिन कासिम, या इसी को मान लें 800 से लेके 1850, या और एग्जैक्टली बोलूं मैं तो 800 से लेके और 1707 जब औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, पूर्व मुगल काल तक,
800 से लेके लगभग चलती है इतिहास में, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है दोस्तों। तो 800 एडी से लेके 1707 एडी तक का जो बीच का कार्यकाल पढ़ते हैं वो मध्यकालीन भारत कहलाता है, और आधुनिक भारत जो कहलाता है वो एग्जैक्टली अंग्रेजों के आने से, है ना। तो मतलब 1707 से लेके और 1947 तक, है ना। ये आधुनिक भारत कहला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब मध्य भारत में दोस्तों 711 में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। 711 के मोहम्मद बिन कासिम के बाद धीरे धीरे फिर 800 में राजपूत राजा बहुत प्रभावी हो जाते हैं। राजपूत राजा सारे प्रभावी होते चले जाते हैं। 800, 900, 950 से 1050 के बीच चंदेलाज आ जाते हैं अपने, है ना। चंदेल आ जाते हैं, परमार आ जाते हैं, प्रतिहार आ जाते हैं, चौहान आ जाते हैं। ये सब राजपूत राजा हैं, अग्नि से उत्पन्न है ये सब, है ना। तो 950 से 1050 में ये सब राजपूत राजा आ जाते हैं। फिर 1000 के आसपास से कौन आ जाता है? महमूद गजनबी। और महमूद गजनबी के बाद फिर 1025 में महमूद गजनबी का सोमनाथ में आक्रमण होता है, और फिर इस तरीके से 1029 में महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है ना। और फिर महमूद गजनबी के बाद एक बहुत बड़ा आक्रमणकारी आता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी जो है 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान थर्ड, 1192 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, उसकी आंखें निकाल लेता है। 1195 में जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध, और फिर ये लौट जाता है और बीच में खोखर जनजाति के लोग इसे मार जाते हैं। भारत जाते जाते ये 1206 में सल्तनत किसको सौंप जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। और 1206 में सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के पास आती है। तो 1206 से, है ना दोस्तों, ये मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए। 1206 से 1526 तक कौन सल्तनत काल रहता है ना। और सल्तनत काल में क्या था? गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। सल्तनत काल में कितनी डायनेस्टीज हैं दोस्तों? 5। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाब खिले तो सूंघ लो, ठीक है। और 90, 20, 14, 51, 26 इसका मोबाइल नंबर बताऊंगा मैं, कौन सा डायनेस्टी कब से कब तक था, और फिर इंडिविजुअल शासक बताऊंगा। जैसे गुलाम वंश में एबक कितना आराम करे, रुक रजिया बहराम करे, नसीर महमूद की पिक्चर देखे, बलवन का शमशान चले, फिर जला अला मुख, तुगलक में गया मोहम्मद, फिर नमस्ते, है ना। और बसई, इस तरीके से लोदी वंश के शासकों का क्रम, सब चीजों का दोस्तों बिल्कुल पावर पैक कोडिंग है। बस आपको साथ बने रहना है दोस्तों, ठीक है। 90, 20, 14, 51, 26 ये कार्यकाल है। 1206 से 1290 तक कौन सा वंश है दोस्तों? तो गुलाम वंश। फिर 1290 से 1320 तक कौन सा है? खिलजी। 1320 से 1414 तक कौन सा है दोस्तों? 1414 तक है तुगलक। 1414 से 1451 तक कौन सा है? सैयद। और 1451 से 1526 तक कौन सा है? लोधी। और इब्राहिम लोधी को हरा के फिर कौन आ जाते हैं? मुगल। तो 1526 से 1850, जब तक बहादुर शाह जफर को रंगून नहीं भेज दिया जाता, है ना। तो 1850, इनफैक्ट 1857 की क्रांति जो होती है ना, तो 1857 की क्रांति के समय तक जो है वो कहलाता है मुगल काल, ठीक है। इसी बीच 1600 में अंग्रेज आ जाते हैं। 1608 में जो है वो हॉपकिंस आता है। 1615 में आता है आपका टॉमस रो। ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो 1526 से लेकर 1857 तक का काल मुगल काल होता है। और मुगल काल में जो होता है वो होता है भाजी शाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और फिर उत्तर मुगल काल बहादुर जहां भी जाता है, फर मुंह को आता है। अहमद की 2 अलमारियों का आलम सही हो तो बहादुर भी, अकबर भी बहादुर बन जाता है। ये उत्तर मुगल काल है ना दोस्तों। फिर इसी बीच अपन अंग्रेज भी पढ़ लेंगे। भारत में अंग्रेज 1600 में आए थे कंपनी चार्टर के तहत, है ना। तो अंग्रेज जो है, अंग्रेज और कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? तो पुत्र अड़ा, डैट फसा, ये विदेशी जो है वो आए थे। भारत में आने का क्रम अंग्रेज, फ्रेंच वगैरह का वो क्रम है, वो पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अंग्रेजों में अपन देखेंगे किस तरीके से 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए थे। 1764 में बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद 1765 में बीबीओ अंग्रेजों ने ले लिया था। और किस तरीके से अंग्रेजों के वायसराय जो है वो भारत में चले आए। अंग्रेजों के 38 वायसराय थे। 38 वायसरायों का क्रम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। वार में करने शोर, जले कानवाली मिंटो, हे एडम हर्स, वाई बैटमेट, आंक एलन होर्डिंग डल, कैन एनगिन लार में, ब्रुक लिप्टन रिपन, डफ लेंस एल्गिन, कर्ज में मिंटो, होर्डिंग चैम्स, है ना। फिर रीड विन विलिंग ठगो, बेबे माउंट। ये मैंने 38 वायसराय आपको बता दिए है। इसी तरीके से आपको याद कर लेना है,
ठीक है, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे ये 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के बाद फिर धीरे धीरे जो है ब्रिटेन की महारानी का शासन हो जाता है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म होने के बाद भारत में राष्ट्रीय आंदोलन और धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो जाते हैं। और 1885 में दोस्तों क्या होती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद 1893 में विवेकानंद का शो होता है शिकागो सम्मेलन में, धर्म सम्मेलन में विवेकानंद का भाषण होता है 11 सितंबर को। ठीक है, और इस तरीके से चलते चलते फिर बीच में सारे शासन पढ़ेंगे दोस्तों अपन, बहुत सारी चीजें मैंने बीच में आपको नहीं बताई हैं, है ना। जैसे यहाँ सल्तनत काल से जब मुगल काल टूटता है तो बीच में बहुत सारी केंद्रीय सत्ता उत्पन्न होती हैं, उड़ीसा में, कश्मीर में, बहमनी राजवंश, विजयनगर राजवंश, ये सारी चीजें भी अपन सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्दी में आपको बता रहा हूँ। 1893 में ये हो जाता है, फिर 1897, फिर 1900 में, फिर 1902 में जो है यूनिवर्सिटी के लिए लॉ आ जाता है, रेले कमीशन आ जाता है। 1905 में जो होता है वो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन लाते हैं। 1909 में मॉर्लेमेंटो सुधार आ जाता है। फिर 1913 में गदर पार्टी आ जाती है। 1915 की जनवरी को गांधी जी लौट आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। 1917 में चंपारण खेड़ा वगैरह आंदोलन जो होता है। 1919 में जो होता है जलियांवाला बाग कांड होता है, खिलाफत आंदोलन होता है। और इन सब की परिणति क्या होती है, जो 1920 में असहयोग आंदोलन के रूप में होती है। ठीक है, 1883 में एक एल्बर्ट बिल बताना भूल गया, एल्बर्ट बिल, है ना। और 1919 में ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील, इस तरीके का एक काला कानून भी आता है। ठीक है, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन हो रहा होता है। फिर 1922 में चौरा चौरी कांड जो होता है, 5 फरवरी को, है ना, थाने को जला दिया जाता है, वो होता है। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है। 1924 में जो बेंगलुरु में अधिवेशन, बेलगांव में जो अधिवेशन होता है उसमें गांधी जी अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, फिर 1925, फिर 1926, 1927 में साइमन कमीशन भारत आता है। 28 में ये सब साइमन कमीशन की बातें चलती हैं। 1929 में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है ना, सिर पे लाठी चार्ज के द्वारा। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन रहते हैं और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है। और इसी समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने की बात चल रही होती है। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। 1932 में पुनः पैक्ट होता है दोस्तों गांधी और अंबेडकर के बीच। 1933 के बाद फिर दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और 34 तक आते आते पूरी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। फिर 36 में चुनाव होते हैं, विश्रांति काल हो जाता है। 36 से 39 तक का विश्रांति काल होता है। फिर कुछ गांवों की तरफ जो होता है वो कांग्रेस के अधिवेशन होने लगते हैं, है ना, 37, 38, 39 में। ठीक है, फिर 40 में पृथक पाकिस्तान की मांग उठने लगती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाता है ना, विनोबा भावे के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आ जाता है। 41 में शांति रहती है। इसी तरह 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और 45 तक चलता है। अंग्रेजों की गतिविधियां भारत में कुछ कमजोर पड़ने लगती हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आ जाता है, क्रिप्स मिशन आ जाता है। ठीक है, 1943, 1944 और 1945 में फिर कौन सा मिशन आ जाता है दोस्तों, बेबेल। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पे भारत में एक संविधान सभा का गठन होता है। 1947, 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना आती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इतिहास जो है वो चलता रहता है दोस्तों। तो मैं पूरा आपको ले चलूंगा, एक एक चीज आपको याद कराऊंगा, एक एक चीज कोडिफाई है, एक एक चीज को समझा हुआ है दोस्तों। अभूतपूर्व रूप से आपको इतिहास याद होगा, मेरे साथ आप चलेंगे और याद होगा दोस्तों। ठीक है, और अगर आप अगर पसंद करेंगे इसको तो इसकी लाइव क्लासेस भी ली जा सकती हैं। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा और अपना इंटरेस्ट दर्शाना होगा दोस्तों। ठीक है, ताली एक हाथ से नहीं, 2 हाथ से ताली बजेगी और ऐसी ताली बजेगी जिसका नाद जो है वो सफलता के रूप में आपको सुनाई देगा दोस्तों। तो ये इतिहास एक नजर में है, बहुत जल्दी बताया दोस्तों। यहाँ पे बीच में बहुत सारा बताने का था मेरे पास, चौहान वंश, छोटे छोटे यशोवर्धन वंश, फिर बुंदेलखंड वंश, है ना, फिर नन्नुक वगैरह, ये सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन भारत से और 1947 तक अपने को इस तरीके से चीजें याद हो जाएंगी, है ना। फिर अपन भारत में शिक्षा वगैरह ये सारी चीजें कैसे हुई हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, सारे के कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे, हर एक युद्ध पढ़ेंगे, है ना। अंग्रेज मराठा युद्ध पढ़ेंगे, अंग्रेज अफगान युद्ध पढ़ेंगे, अंग्रेज का मैसूर के साथ युद्ध पढ़ेंगे, टीपू सुल्तान, हैदर अली, ये सारी चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, रंगपत्तनम की संधि भी पढ़ेंगे फिर, है ना। तो इस तरीके से इतिहास चलेगा दोस्तों। कल जो लेक्चर में डालूंगा उसमें प्राचीन भारत का अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भूगर्भिक इतिहास। ठीक है,
तो कल से वो शुरू करेंगे। आज के लिए ये इंट्रोडक्शन था, आपको थोड़ा सा वार्म अप एक्सरसाइज थी दोस्तों, ताकि आप मेरे साथ एक बहुत अच्छी और सुखद जर्नी पे निकल पड़े। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। लेक्चर कैसा लगा दोस्तों? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।